आज इस वीडियो लेक्चर में हम मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मांग की कीमत लोच और मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां देखी थी। हमने देखा था कि किसी वस्तु की जो मांग है, मान लीजिए वह x वस्तु की मांग है, वह x वस्तु की मांग, x वस्तु की कीमत, y वस्तु की कीमत यानी अन्य वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता के आय स्तर पर निर्भर करती है। तो यदि हम x वस्तु की कीमत और y वस्तु की कीमतों को स्थिर मानकर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर x वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप करना चाहते हैं तो हम मांग की आय लोच काम में लेंगे। तो इस प्रकार मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग मात्रा पर होने वाली प्रतिक्रियात्मकता का माप होती है, जिसे हम सूत्र के द्वारा इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। मांग की आय लोच का सिंबल है, मांग की जो आय लोच है वह मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को आय में आनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करके हम प्राप्त कर सकते हैं। सिंबल्स के रूप में हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन का मतलब है डेल्टा x डिवाइडेड बाई x। आय में आनुपातिक परिवर्तन का मतलब है डेल्टा y डिवाइडेड बाई y। x यहाँ पर प्रारंभिक मांग मात्रा है, y यहाँ पर प्रारंभिक आय स्तर है। डेल्टा x आय में परिवर्तन, डेल्टा x वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है और डेल्टा y आय में होने वाला परिवर्तन है, जिसको हम सिंप्लीफाई करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो सूत्र है वो मांग की आय लोच का आधारभूत सूत्र है, बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा x बाई डेल्टा y इंटू y डिवाइडेड बाई x। तो हम जब मांग की आय लोच के लिए हम विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो विभिन्न वस्तुओं की मांग की आय लोच भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि उपभोक्ता का आय स्तर परिवर्तित होने पर विभिन्न वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा भी भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रभावित होती है। आय स्तर बढ़ने पर कुछ वस्तुओं की मांग ज़्यादा बढ़ती है, कुछ की कम बढ़ती है, और हो सकता है कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनकी आय स्तर बढ़ने पर मांग कम भी हो जाए। तो मांग की लोच, आय लोच धनात्मक, ऋणात्मक हो सकती है। जब मांग की आय लोच धनात्मक होती है यानी उसका अंकीय वैल्यू 0 से अधिक है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में। ये जो पहला हमारा डायग्राम है, हमने ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा ली है, ओ वाई अक्ष पर हमने आय स्तर लिया है। हम डी डी हमारा डिमांड कर्व है, इसके ए और बी दो हमने पॉइंट्स लिए हैं। ए पॉइंट पर y1 आय स्तर पर x1 मांग मात्रा खरीदी जा रही है और बी बिंदु पर y2 आय स्तर पर x2 मात्रा खरीदी जा रही है, यानी आय स्तर बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ गई है, मांग की आय लोच धनात्मक है। तो यह मांग की आय लोच जो धनात्मक है, ऐसी स्थिति में वस्तु सामान्य होगी, यानी सामान्य वस्तु के लिए जो मांग की आय लोच है वह धनात्मक होती है। और यदि आय स्तर बढ़ने के साथ साथ मांगी गई मात्रा कम हो जाए, यानी जैसे हम देख रहे हैं इस 2 नंबर का जो डायग्राम है, सेकंड डायग्राम, इसमें आय स्तर y1 से y2 हो गया है, a से हम b पॉइंट पर आ रहे हैं और मांग मात्रा x2 से घटकर x1 हो गई है। यहाँ पर आय स्तर बढ़ने के साथ मांग मात्रा में कमी हो रही है। तो यहाँ पर जो मांग की आय लोच है वह ऋणात्मक है। आय लोच यदि ऋणात्मक होती है तो वस्तु घटिया वस्तु, इंफीरियर गुड होती है। घटिया वस्तु के संदर्भ में जो आय लोच है वह ऋणात्मक होती है। अब यदि मान लीजिए आय स्तर हमने ओ वाई अक्ष पर हम आय स्तर ले रहे हैं,
इन दो डायग्राम की तरह ही ये तीसरा हमने डायग्राम बनाया है। इसमें हम यदि y1 से y2 आय स्तर पर जाते हैं और मांग मात्रा में कोई चेंज नहीं होती तो यह वस्तु आय स्तर में परिवर्तन से अप्रभावित वस्तु है और इसमें मांग की लोच आय लोच शून्य है। जैसे हम साधारण जीवन में मांग की शून्य आय लोच का उदाहरण जनरली हम नमक का उपभोग ले सकते हैं। जो हम अपने परिवार में नमक का उपभोग करते हैं जनरली वह आय स्तर से प्रभावित नहीं होता है। कम या अधिक आय स्तर से नमक का उपभोग सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर आय की लोच, मांग की आय की लोच जो है वो शून्य है। तो मांग की आय लोच के आधार पर हम वस्तु को देख सकते हैं कि वस्तु श्रेष्ठ वस्तु है, सामान्य वस्तु है या घटिया वस्तु है। ऐसा भी हो सकता है विद्यार्थियों कि किसी एक वस्तु की मांग की लोच उपभोक्ता के भिन्न भिन्न आय स्तरों पर भिन्न भिन्न हो, और उस केस में हम एक उदाहरण ले सकते हैं और उसका डायग्राम भी बना सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर आय स्तर ले रहे हैं, ओ वाई अक्ष पर हम उपभोग मात्रा ले रहे हैं वस्तु की। मान लीजिए एक्स वस्तु की जो उपभोग मात्रा है वो हम वाई अक्ष पर ले रहे हैं। सपोज ये वस्तु हम गुड़ ले लेते हैं कि सपोज ये गुड़ है और एक्स वस्तु, और जैसे जैसे उपभोक्ता का आय स्तर बढ़ रहा है उसका गुड़ का उपभोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन और आय स्तर बढ़ता है तो जो वस्तु का उपभोग है वो कांस्टेंट है, और अधिक आय स्तर बढ़ने पर उसका जो उपभोग है वस्तु का वह कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर इस बिंदु तक जो आय लोच है वो ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर आय लोच शून्य के बराबर है और यहाँ आय लोच लेस देन 0 है, क्योंकि उपभोक्ता अधिक आय स्तर पर इस एक्स वस्तु को घटिया वस्तु समझने लग गया है और वह इस वस्तु की जो विकल्प और स्थानापन्न वस्तु है हो सकता है वह उनका उपभोग बढ़ा दे। तो इस प्रकार एक ही वस्तु अलग अलग आय स्तरों पर भिन्न भिन्न आय लोच वाली हो सकती है। आय लोच के आधार पर हम वस्तु को अनिवार्य वस्तु, आरामदायक वस्तु और विलासिता की वस्तु में भी बांट सकते हैं। जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी आय लोच सामान्यतः इकाई से कम होती है और विलासिता की वस्तुओं की आय लोच इकाई से अधिक होती है। विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता का आय स्तर बढ़ने पर उनकी मांग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो इस प्रकार जो मांग की आय लोच की जो अवधारणा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो उत्पादक हैं वह मांग की आय लोच के आधार पर, किसी वस्तु की आय लोच के आधार पर उस वस्तु की मांग के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जिन वस्तुओं की मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है उन वस्तुओं के उद्योगों का विकास तेज़ी से होता है, और जिन वस्तुओं की मांग की आय लोच इकाई से कम होती है उनका विकास अर्थव्यवस्था में धीमी गति से होता है। तो इस प्रकार कीमत लोच के साथ साथ मांग की आय लोच की अवधारणा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम मांग की तिरछी लोच की चर्चा करते हैं। तिरछी लोच के बारे में देखते हैं। मांग की तिरछी लोच के बारे में देखते समय हम जानते हैं कि वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में भी परिवर्तन होता है। यदि हम जो एक्स वस्तु की हम मांग ले रहे हैं लेकिन हम पी एक्स और वाई को स्थिर मानकर चल रहे हैं,
और पी वाई में चेंज होने पर हम एक्स वस्तु की मांग मात्रा पर परिवर्तन देखना चाहें तो हम मांग की तिरछी लोच की अवधारणा काम में लेते हैं। तो मांग की तिरछी लोच के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाने पर जो संदर्भित वस्तु है, जैसे हम यहाँ पर x वस्तु ले रहे हैं तो y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर x वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को हम मांग की तिरछी लोच के माध्यम से मापते हैं। तो इसलिए मांग की तिरछी लोच को हम सूत्र के रूप में, फॉर्मूला के रूप में इस रूप में रखते हैं, EXY मांग की तिरछी लोच है। x वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को हम y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो वस्तु की मांग मात्रा पर जो प्रभाव है उस वस्तु की कीमत को स्थिर रखकर और उपभोक्ता की आय को स्थिर रखकर दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव हम मांग मात्रा पर देखते हैं। इसको हम सिंबल्स के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। EXY मांग की तिरछी लोच का सिंबल है डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, इसको हम डिवाइड करेंगे डेल्टा PY डिवाइडेड बाई PY। यह डेल्टा x बाई x मांग x वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन है। डेल्टा y बाई y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन है। इसको हम सिंप्लीफाई करके इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा x बाई डेल्टा PY इंटू PY बाई x। तो मांग की तिरछी लोच इस बात पर निर्भर करेगी कि वस्तु की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की हैं, दो वस्तुएं आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, वस्तुएं पूरक हैं या स्थानापन्न हैं। यदि वस्तुएं स्थानापन्न हैं जिसका मतलब है एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्रयुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए x वस्तु है, उसकी मांग हम dx ले लेते हैं और y वस्तु है, उसकी कीमत हम py ले लेते हैं। और x वस्तु मान लीजिए चाय है और y वस्तु जो है वह कॉफ़ी है। तो ये चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हैं। यदि मान लीजिए कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन होने पर चाय की मांग में हम परिवर्तन देखें तो वह मांग की तिरछी लोच के माध्यम से देखेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर y वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर यदि x वस्तु की मांग बढ़ जाए, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ जाए, तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हैं और मांग की जो तिरछी लोच है वह धनात्मक होती है। सब्स्टिट्यूट वस्तुओं के संदर्भ में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने पर दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होगी और उसमें मांग की तिरछी लोच है वह धनात्मक होगी। यानी y वस्तु की कीमतें बढ़ने पर x वस्तु की मांग मात्रा बढ़ रही है, मांग की तिरछी लोच धनात्मक है। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की तिरछी लोच धनात्मक होती है। यदि वस्तुएं पूरक हैं तो उनके लिए मांग की तिरछी लोच ऋणात्मक होती है। जैसे हम कार और पेट्रोल ले सकते हैं। पूरक वस्तुओं में ये दोनों एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं। कार और पेट्रोल, कार की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग घट जाएगी तो पेट्रोल की मांग भी घट जाएगी। तो इस प्रकार हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि A से B बिंदु पर आने पर PY की कीमत बढ़ गई। मान लीजिए हमारी कार है वो Y वस्तु है और पेट्रोल हमारा X वस्तु है। यदि कार की कीमत बढ़ जाती है तो कार की मांग घट जाएगी और पेट्रोल की मांग भी घट जाएगी।
तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की जो तिरछी लोच है वह ऋणात्मक होती है। तो हम मांग की तिरछी लोच को देखकर ये पता कर सकते हैं कि वस्तु पूरक है या प्रतिस्थापन वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, स्थानापन्न वस्तु होती हैं, उनकी मांग की लोचिका जो मांग की तिरछी लोच है वो धनात्मक होती है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जो पूरक वस्तु हैं, उनकी मांग की लोच ऋणात्मक होती है। और यदि जो दो वस्तुएं इस प्रकार की हैं कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो दोनों वस्तुएं असंबद्ध मानी जाती हैं, एक दूसरे से संबद्ध नहीं होती हैं। तो अर्थशास्त्र में मांग की तिरछी लोच का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तिरछी लोच के आधार पर हम एक उद्योग में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के बारे में निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि जिन वस्तुओं की जो तिरछी लोच है वो जो अधिक होगी तो वो निकट की स्थानापन्न वस्तुएं होंगी। जैसे जितनी ज़्यादा ये जो तिरछी लोच जितनी ज़्यादा होगी वह वस्तु उतनी ही निकट स्थानापन्न होगी। तो निकट स्थानापन्न वस्तुओं को हम एक उद्योग में सम्मिलित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री की जो बाउंड्री है उनको निर्धारित करने में हम तिरछी लोच के कंसेप्ट को काम में लेते हैं कि जो निकट की स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनको हम एक इंडस्ट्री में शामिल कर सकते हैं, और जिन वस्तुओं की तिरछी लोच कम है वो निकट की स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होंगी। तो इस प्रकार तिरछी लोच का जो कंसेप्ट है वह महत्वपूर्ण है। तिरछी लोच के आधार पर, मांग की तिरछी लोच के आधार पर हम वस्तुओं को पूरक वस्तु या स्थानापन्न वस्तुओं में विभाजित करके देख सकते हैं। थैंक यू।